तो मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में 2 सूटकेस होता है। ये आदमी एक रूम में जाता है जहाँ उसे एक बॉम्ब मिलता है। वो बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी उसे यहाँ किसी के होने का एहसास होता है। मतलब बॉम्ब लगाने वाला यही कही है। ये आदमी उसे ढूंढ ही रहा होता है, तभी उस पर गोलियाँ चलने लग जाती है। इसके बाद दोनों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। अब इन सब में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए यह आदमी बॉम्ब को जल्दी से बॉक्स के अंदर डालने लगता है। इस बॉक्स में बॉम्ब फटने पर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बॉक्स को बॉम्ब के लिए ही बनाया गया है। अब जैसे ही ये आदमी बॉम्ब को बॉक्स में डाल रहा होता है, तभी वो बॉम्ब फट जाता है, जिससे इस आदमी का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। वो यहाँ दर्द से चीखने लगता है, साथ ही वो अपने टाइम मशीन को लेने की कोशिश करता है। तभी यहाँ एक आदमी आता है जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। याद रखना इस आदमी को, आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यह अनजान आदमी जलते हुए शख्स को टाइम मशीन पकड़ा देता है, जिसके बाद वो टाइम मशीन से 1992 में चला आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बंदा एक एजेंट है जो पास्ट में जाकर फिजल बॉम्बर को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस सदी में फिजल बॉम्बर बहुत बड़ा बॉम्बर है जो आए दिन ब्लास्ट करते रहता है, जिससे हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। खैर, अब हम एजेंट का चेहरा देखते हैं जो पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि उसका प्लास्टिक सर्जरी किया गया है। इस सर्जरी से एजेंट खुश तो नहीं होता, पर इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसके बाद 2 ऑफिसर यहाँ आता है जो एजेंट को गन देता है, साथ ही उसे टाइम मशीन देकर पास्ट में फिजल बॉम्बर को रोकने के लिए कहता है। फिर हमें एजेंट को दिखाया जाता है जो पास्ट में आकर बार में जॉब करना शुरू कर देता है। यहाँ हम एजेंट को बारकिप के नाम से जानेंगे। अब ऐसे एक दिन यहाँ बार में जॉन नाम का एक लड़का आता है, जिसे देख बारकिप उससे कहता है कि मैंने आपके लिखे गए बुक को पढ़ा है, काफ़ी अच्छी है। इस तरह से दोनों की यहाँ बातचीत शुरू होती है। बारकिप जॉन से उसके लाइफ स्ट्रगल के बारे में पूछता है, जिस पर जॉन बारकिप से कहता है कि मेरी लाइफ स्टोरी सुनकर दुखी हो जाओगे। जॉन कहता है कि मैं पहले एक लड़की थी। अब इसी के साथ हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ हम एक ऑर्फनेज को देखते हैं जिसके सामने एक आदमी छोटी बच्ची को छोड़कर चला जाता है। ऑर्फनेज वाले इस बच्ची का बहुत ख्याल रखते हैं। सब मिलकर इस लड़की का नाम जैन रखते हैं। अब धीरे धीरे जैन बड़ी होती है तो सबको पता चलता है कि ये लड़की एक जीनियस है। जैन बड़ी होकर स्पेस कॉर्प नाम की कंपनी को ज्वाइन करने चली जाती है। इंटरव्यू में वो बड़ी आसानी से पास हो जाती है। अब यहाँ और भी कई सारी लड़कियाँ आई हुई होती है जो जैन के इंटेलिजेंस से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। लेकिन फिर हम डॉक्टर रॉबर्टसन को देखते हैं, जिसे एक डॉक्टर जैन की मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है। यहाँ इन दोनों को जैन की रिपोर्ट बहुत अजीब लगती है, पर फिर भी ये लोग जैन को उसके बारे में नहीं बताते हैं। इसके बाद एक दिन कंपनी में जैन का किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर कंपनी वाले उसे निकाल देते हैं। जैन इससे बहुत दुखी हो जाती है। अब कोई रास्ता ना पाकर जैन एक घर में मेड का काम करना शुरू कर देती है, साथ ही वो नाइट स्कूल में भी जाती है। फिर ऐसे एक दिन जॉन को स्कूल के बाहर एक लड़का मिलता है, जिससे वो काफ़ी इम्प्रेस होती है। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, फिर दोस्ती प्यार में बदलता है, जिसके बाद ये दोनों फिजिकल भी हो जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक दिन उस लड़के को कहीं जाना होता है, इसलिए वो जैन से कहती है कि वो जल्दी लौट आएगा। फिर कई महीने बीत जाते हैं, पर वो लड़का वापस नहीं आता। इस लड़के का चेहरा याद रखना। अब जब वो लड़का वापस नहीं आता तो जैन इससे बहुत दुखी हो जाती है। एंड अब उसके पेट में एक बच्चा भी पल रहा होता है। जैन बारकिप से कहता है कि मुझे पूरा भरोसा था कि वो वापस आएगा, इसलिए मैंने उसके बच्चे को अपने घर में पाला। पर डिलीवरी के टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, जिससे मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन किसी मनुष्य ने हॉस्पिटल से मेरे बच्चे को चुरा लिया, जिससे मैं और भी ज़्यादा टूट गई थी। इसके बाद डॉक्टर मेरे पास आए और कहा कि तुम्हारे बच्चे के डिलीवरी के टाइम हमने तुम्हारे अंदर कुछ देखा था। जॉन पूछती है क्या, तो डॉक्टर बताती है कि तुम्हारे अंदर मेल और फीमेल हार्मोन दोनों मौजूद था, इसलिए हमें बच्चे के डिलीवरी के टाइम बहुत परेशानी आ रही थी। इसी वजह से हमने फीमेल हार्मोन को हटा दिया। एंड अब तुम्हारे अंदर बस मेल हार्मोन बचा है, जिसके चलते वो लड़की से लड़का बन जाती है। बारकिप यहाँ समझ जाता है कि उसे स्पेस प्रोग्राम से क्यों निकाला था। खैर, अब जॉन बारकिप से कहता है कि उस आदमी की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बारकिप ये सुन जॉन की हेल्प करने की सोचता है। फिर ये दोनों टाइम मशीन की मदद से उस वक्त पर जाते हैं जब जैन को वो आदमी मिला था। बारकिप यहाँ जॉन को गन दिखाकर उस आदमी को मारने के लिए कहता है, जिसके बाद जॉन अपने नाइट स्कूल के बाहर उस आदमी के आने का वेट करता है। ध्यान रहे, जॉन लड़की से लड़का बना, मतलब जैन से जॉन बना। फिर वो पास्ट में अपने चीटर बॉयफ्रेंड को मारने आया है, कंफ्यूज नहीं होना। जॉन यहाँ अपने चीटर बॉयफ्रेंड का वेट कर ही रहा होता है, तभी उसकी फीमेल वर्जन जैन बाहर आ जाती है, जिसे देख जॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जॉन यहाँ अपने फीमेल पास्ट वर्जन जैन की खूब तारीफ करता है। एंड ऐसे यहाँ इन दोनों की जान पहचान हो जाती है। चेहरा याद रखने को कहा था ना, ये वही लड़का है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि जॉन जब लड़की थी, यानी कि जैन, तब उसे जॉन मिला था जो फ्यूचर से आया था अपने चीटर बॉयफ्रेंड को मारने के लिए। पर उसे क्या पता था कि वो चीटर बॉयफ्रेंड उसका ही फ्यूचर वर्जन है, यानी कि उसने खुद के ही पास्ट फीमेल वर्जन को फ्यूचर से आकर पास्ट में प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था।
और वो जो छोटा बच्चा था जिसे जैन ने पैदा किया था वो जैन ही है, जो बाद में जाकर जैन से जॉन बना और अपने बॉयफ्रेंड को मारने आया। इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जहाँ हम नहीं समझ सकते कि कौन सा इंसिडेंट कब हुआ, पास्ट में, फ्यूचर में या प्रेजेंट में। खैर दूसरी तरफ हम बारकीप को देखते हैं जो पास्ट में जाकर फिर से फीजल बम्बर को बॉम्ब लगाने से रोकने की कोशिश करता है। इस बार बारकीप थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है। बारकीप यहाँ देखता है कि फीजल बम्बर बॉम्ब सेट कर रहा है। वो उसे रोकने जाता है, लेकिन इसी बीच फीजल बम्बर बारकीप को मारकर बेहोश कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब बारकीप को होश आता है तो उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई देता है। बारकीप बाहर आता है तो हम देखते हैं कि यहाँ एक आदमी का चेहरा बुरी तरह से जल चुका है। ये वही सीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अगर तुम्हें याद होगा तो मूवी की शुरुआत में जिस आदमी ने एजेंट को टाइम मशीन पकड़वाया था उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया गया था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद एजेंट ही था जो फ्यूचर से आया था। अब एजेंट पास्ट में जाकर बारकीप बना तो हम उसे बारकीप ही कहेंगे ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना हो। बारकीप यहाँ अपने पास्ट वर्जन की हेल्प करता है, वैसे ही जैसे हमने शुरू में देखा था। इसके बाद बारकीप टाइम मशीन से उस समय में आता है जब जैन हॉस्पिटल में थी। यहाँ हम डॉक्टर रॉबर्टसन को देखते हैं जिसके पास भी एक टाइम मशीन है। डॉक्टर रॉबर्टसन बारकीप का बॉस है, उसी ने बारकीप को ये मिशन पूरा करने का जिम्मा दिया है। बारकीप यहाँ जैन के बच्चे को चुराकर 1945 में ले जाता है, फिर वो उसे अनाथ आश्रम के सामने छोड़कर चला जाता है। ये बच्ची जैन है जो बड़ी होकर जैन से जॉन बना, और जॉन ही वो एजेंट है जिसका चेहरा जल गया था। जॉन एजेंट कैसे बना ये हम आगे जानेंगे। अगर मूवी कंफ्यूज लग रही है तो फिक्र मत करो, मूवी के एंड में मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। खैर अब बारकीप बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़कर टाइम मशीन से जॉन के पास चला जाता है। बारकीप जॉन को दूर से ही वापस चलने के लिए कहता है। ये वही सीन है जिसके बारे में जॉन ने बारकीप को बताया था। जॉन यहाँ समझ जाता है कि बारकीप को इसके बारे में सब कुछ पहले से पता था, पर फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया, जिस वजह से वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। बारकीप यहाँ जॉन से कहता है कि ये सब मैंने तुम्हें दिखाया ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि आगे जैन के साथ क्या होने वाला है और इन सब का जिम्मेदार कौन है। खैर अब दोनों टाइम ट्रेवल करके 1985 में आ जाते हैं। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए बारकीप काम करता है। यहाँ हम जॉन को देखते हैं जिसे चक्कर आने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब कोई टाइम ट्रेवल करता है तो उसके दिमाग में इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, लेकिन बारकीप को यहाँ चक्कर नहीं आता क्योंकि वो कई बार टाइम ट्रेवल कर चुका है। इसके बाद हम बारकीप और डॉक्टर रॉबर्टसन को देखते हैं जहाँ बारकीप कहता है कि मैं अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाया। इस पर डॉक्टर रॉबर्टसन बारकीप को एक एनवलप देकर कहता है कि तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है, इसलिए तुम अपने समय में जाकर रेस्ट करो। बारकीप ऐसा ही करता है। वो टाइम मशीन से 1975 में आकर अपनी लाइफ एंजॉय करने लगता है, लेकिन जब वो अपने टाइम मशीन को डीकमीशन मोड में करता है तो उसमें कुछ एरर आ जाता है, जिसका मतलब बारकीप अब भी इस टाइम मशीन का यूज़ कर सकता है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जिसके हाथ में एक टेप रिकॉर्डर होता है जो बारकीप उसके लिए छोड़ गया है ताकि जॉन इसे सुनकर एक अच्छा एजेंट बन सके। यहीं से शुरू होता है जॉन से एजेंट बनने का सफ़र। फिर हम देखते हैं कि जॉन अब बिल्कुल तैयार है अपने पहले मिशन के लिए। इधर बारकीप जब उस एनवेलप को खोलता है तो उसमें फीजल बम्बर की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, साथ ही यहाँ उसका एड्रेस भी होता है। बारकीप ये देख उस एड्रेस पर पहुँच जाता है जहाँ हम फीजल बम्बर को देखते हैं। बारकीप ये देख बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि फीजल बम्बर और कोई नहीं, खुद बारकीप का ही फ्यूचर वर्जन है। बारकीप फीजल बम्बर से मासूम लोगों को मारने का रीज़न पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि मैं लोगों को मार नहीं रहा, उन्हें मुक्त कर रहा हूँ इस दुख भरी ज़िंदगी से। साथ ही फीजल बम्बर बारकीप से कहता है कि तुम भी मेरे साथ मिल जाओ, फिर हम दोनों मिलकर लोगों को मारेंगे। जिस पर बारकीप फीजल बम्बर से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहता। इतना कहते ही वो फीजल बम्बर को गोलियों से भून देता है एंड ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दिमाग का दही तो हो ही गया होगा, है ना। कितनों को तो घंटा कुछ समझ नहीं आया होगा। वैसे मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि फीवर ठीक हो और मैं इस पार्ट को रिकॉर्ड करूँगा, इस एंडिंग वाले पार्ट को, बट फीवर ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार इस एंडिंग वाले पार्ट को, ठीक है। खैर अगर हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स किसे कहते हैं। प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स का मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट जो तुम्हारे सामने हुआ है या तुम्हारे साथ हुआ हो, जिसे तुम पास्ट में जाकर बदलना चाहते हो, और पास्ट में जाकर तुम खुद उस इंसिडेंट का हिस्सा बन जाते हो। वो इंसिडेंट तुमसे ही हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम और तुम्हारा पूरा क्लास बायो लैब में कुछ प्रैक्टिकल कर रहा है, जहाँ अचानक से आग लग जाती है। वो आग इतनी भयानक होती है कि तुम जैसे तैसे वहाँ से निकल पाते हो, पर बाकी के स्टूडेंट उस आग से नहीं निकल पाते, वो सब वहीं जलकर मर जाते हैं। ये देख तुम्हें काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उनमें से कुछ तुम्हारे बहुत खास दोस्त हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब तुम सोचते हो कि ये सब ना होता तो आज मेरे दोस्त मेरे साथ होते हैं। फिर ऐसे एक दिन तुम्हारे हाथ में एक टाइम मशीन लग जाती है, जिसे देख तुम्हें सबसे पहले लेबोरेटरी वाले इंसिडेंट को रोकने का ख्याल आता है। तुम पास्ट में जाते हो और उस लेबोरेटरी में छुपकर ये देखने की कोशिश करते हो कि आग कैसे लगी। इसी दौरान तुम्हारे हाथ से एक पेट्रोल का डब्बा नीचे गिर जाता है, जिससे लैब में आग लग जाती है। लैब में पेट्रोल का डब्बा कहाँ से आया ये ज़रूरी नहीं है।
लैब में आग लगाना ही ये ज़रूरी है। खैर अब तुम्हारे हाथ से लैब पर आग लग जाता है एंड यहाँ पर वो सारे लोग मर जाते हैं तुम्हारी वजह से। तुम सोचते हो ये कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जहाँ हम ये नहीं समझ सकते कि कौन सा इंसिडेंट कब हुआ है। ठीक ऐसे ही पहले मुर्गी आया या अंडा, इस मूवी में भी यही बताया गया है। हमने अब तक जितने भी कैरेक्टर को देखा वो सब एक ही इंसान है। बचपन में जैन को चुराकर किसी ने अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया, फिर वो बड़ी हुई तो जैन से जॉन बन गया, जॉन से एजेंट और एजेंट से बारकिप, फिर बारकिप से फीजल बॉम्बर। बारकिप के फीजल बॉम्बर बनने का रीजन टाइम मशीन की ओवरडोज थी। अब अगर तुम्हें याद होगा तो 1975 में एजेंट ने रिटायर होकर टाइम मशीन को डिकमीशन मोड पर कर दिया था, लेकिन उसके मशीन में कुछ एरर आ गया था जिस वजह से उसने उस मशीन का खूब यूज़ किया। अब जैसे कि हमें पता है कि ज़्यादा टाइम मशीन यूज़ करने से दिमाग पर असर पड़ता है, इसी वजह से बारकिप का दिमाग बिगड़ने लग गया था एंड फिर धीरे धीरे वो साइको हो गया और साइको बनकर उसने लाखों लोगों की जान ले ली। अगर 1975 में बारकिप का टाइम मशीन डिकमीशन मोड पर चला जाता तो ये सब बकचोदी नहीं होती। मैं लिटरली पगला गया था यार इस मूवी को देखकर। स्क्रिप्ट लिखने में मुझे आज से पहले इतनी दिक्कत कभी नहीं हुई। मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा था भाई ये सोच के कि क्या बवास ही रही है। खैर अब तुम लोग समझ तो गए होंगे कि प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स किसे कहता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वैसे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार, 15-20 लोग ही देखते हैं मेरी वीडियो।